कि एक आदमी एक कंपनी में काम करता है लकड़ी काटने का, और नौकरी कर रहा है, उसको सैलरी मिलती है, काम चल रहा है। उसी कंपनी में कुछ दिनों में एक नया लकड़ी काटने वाला ज्वाइनिंग करता है। थोड़े दिन में उसकी सैलरी ज़्यादा दे दी जाती है उसको। तो पुराना वाला नए वाले के पास जाता है और पुराना वाला मैनेजमेंट के पास जाता है और कंप्लेन करता है कि मैं पुराना हूँ, सीनियर हूँ और मुझे कम सैलरी दी जा रही है और नए वाले को ज़्यादा दी जा रही है, ऐसा क्यों, अन्याय क्यों। तो मैनेजमेंट कहता है देखो भाई, हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन कितना पुराना कौन कितना नया, हमें तो आउटपुट से मतलब है। रिजल्ट ज़्यादा दे रहा है, वो ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहा है, इसलिए हम उसको ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। तुम भी ज़्यादा लकड़ियाँ काटो, तुमको भी हम ज़्यादा सैलरी दे देंगे। तो पुराना वाला अब 8 की जगह 10 घंटे लकड़ियाँ काटने लगता है, लेकिन परिणाम लगभग वैसा ही है। हार कर वो नए वाले के पास पहुँचता है और पूछता है तुम कितने घंटे लकड़ियाँ काटते हो। तो नया वाला कहता है 8 घंटे। ये कहता है मैं तो 10 घंटे लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर भी परिणाम वैसा ही क्यों है। तो नया वाला कहता है तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी इससे पहले। तो पुराना वाला याद करके बताता है शायद 2-3 दिन पहले। तो नया लकड़ी काटने वाला कहता है समस्या यही है, मैं हर 2 घंटे में एक बार रुकता हूँ और अपने कुल्हाड़ी की धार तेज़ करता हूँ। तो जो भी हमारा रूटीन काम है उससे थोड़ा ठहर कर थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा चिंतन करना, अपने बारे में थोड़ी समीक्षा करना भी बहुत बार ज़रूरी हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर इकट्ठे होकर आप बुद्धिजीवियों के बीच ये थोड़ी सी आज का पूरा दिन ऐसा था या ऐसा है जैसे थोड़ा ठहर कर कुल्हाड़ी की धार तेज करना, ताकि हम वहाँ जाकर और बेहतर परिणाम दे सकें। तो अभी का जो सत्र है, जो मुझे थोड़ा समय कम है, छत्तीसगढ़ की संभावनाओं पर बात करनी है, और जिसमें 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में से छत्तीसगढ़ की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं, समाधान के प्रयास और उसके परिणाम क्या हैं, छत्तीसगढ़ में विद्यमान संभावनाएं क्या हैं, और चौथा दिल्ली से आपसे हम छत्तीसगढ़ वासियों की अपेक्षाएं क्या हैं। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। समय कम है तो थोड़ी सी वंदे भारत की स्पीड में करना पड़ेगी बात। तो छत्तीसगढ़ की मुख्य चुनौतियों की बात करते हैं तो माओवाद सबसे पहले आता है। हमें पता ही है कितना आतंक मचाया, कितने लोगों की हत्याएं की, उसके बारे में जानने का ना समय है ना आवश्यकता है। तो थोड़ी अलग पहलुओं पर मैं आपकी बात करना चाहूँगा इस संदर्भ में। क्या क्या है, थोड़े ऐसे पहलू जिसकी चर्चाएं कम हुई माओवाद के संदर्भ में। पहला, चर्च के साथ गठजोड़। आपने सुना होगा एक नाम अबूझमाड़ का, अभी थोड़ी देर पहले भोजन में चर्चा भी हो रही थी। अबूझमाड़ का वो क्षेत्र है जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार भी बहुत सारे क्षेत्रों में अभी जा नहीं पाई। वहाँ कौन जा पाया अभी, तो ध्यान में आता है कि वहाँ एक ही का प्रवेश है, वो है चर्च। तो क्यों चर्च, माओवादी क्यों उनको प्रश्रय दे रहे हैं या उनके साथ उनको सहयोग कर रहे हैं, तो समझ में आता है दोनों के बीच में एक गहरा गठजोड़ दिखता है, बहुत गहरा। और उसके साथ साथ एक बड़ी कमाल की बात आपको मैं बताऊं, माओवादियों के जो हायर कैडर और निचले कैडर में एक मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है ये विषय चर्च का। जो हायर कैडर है वो कहाँ का है, तो वो ज़्यादातर है तेलंगाना का या आंध्रा का। और वो क्या, उसको वहाँ की मूल संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो निचला कैडर है वो स्थानीय है, वो चिंता करता है अपने उस संस्कृति की, अपनी पूजा पद्धति की, और चर्च द्वारा उसके आक्रमण जो हो रहे हैं, उसको जो प्रभावित किया जा रहा है, उसकी उसको चिंता है। तो निचला कैडर चाहता है कि चर्च को सहयोग ना किया जाए, हायर कैडर चाहता है कि चर्च को सहयोग करें क्योंकि उसको रणनीतिक निर्णय लेने हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट, मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अपर कैडर और लोअर कैडर में भी वहाँ नज़र आता है। तो पहली जो चुनौती माओवाद की है वो सामाजिक रूप से वो है चर्च का बढ़ता प्रभाव। दूसरा है छोटी बच्चियों का शारीरिक शोषण। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, 12 साल 14 साल की बच्चियां, आपकी इच्छा है या नहीं है, माता पिता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनको अपने परिवार से एक व्यक्ति देना है। आप कल्पना करके देखिए उस माता पिता, उस माता की भाव की, जिसके 12 साल के 14 साल के बेटे या बेटी को ले जा रहे। फिर ऊपर से बड़ी विचित्र सी स्थितियां हैं वहाँ। प्रेम करने का
मैं ये विषय इसलिए कह रहा हूँ कि ये विषय कम उठाए जाते हैं। वहाँ पर प्रेम करने का आपको की अनुमति नहीं है, विवाह करने की अनुमति नहीं है, विवाह हो गया मान लो किसी कारण से तो बच्चे की अनुमति नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नारायणपुर के पास एक गांव है, कुछ साल पहले 16 साल के एक लड़के लड़कियां जो कैडर में ज़बरदस्ती शामिल कर ली गई थी, आपस में प्रेम हो जाने के कारण उनको जिंदा जला दिया साथ में। ये आप इस परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं। फिर लेवी है, आपके पास ट्रैक्टर है तो आपको 20,000 रुपये साल का देना पड़ेगा, आपके पास दुकान है तो इतना, आपकी मोटरसाइकिल है तो इतनी। ये वो ले रहे हैं जो गरीब के हित में हम लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसा दावा करते हैं, जो जल जंगल ज़मीन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसा जो दावा करते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर वोट, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जब उनकी इच्छा है तो उसी क्षेत्र में 100% वोटिंग होती है, जब उनकी इच्छा नहीं है तो वहाँ 0% वोटिंग होती है। यानी वहाँ के व्यक्ति की कोई अपनी इच्छा नहीं है कि वो वोट करे न करे, एक निर्देश आएगा, एक रिमोट चलेगा, आपको वोट देना है तो देना है। आप कल्पना करके देखिए जरा उस जनजातीय समाज की स्थिति को कि कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, जीवन का डोर किसी और के हाथ में देकर रखा हुआ है। कल्पना करके देखिए उस कसमकस की, उस अकुलाहट की, उस व्याकुलता की। जब आप कल्पना करते हैं तब आपको ये बेचैनी होने लगती है, तो वो तो जी रहे हैं सालों से, उनकी हालत क्या होगी जरा कल्पना करें। तो ये स्थिति है वहाँ पर। आप ईश्वर न करे, आप कल्पना करके देखिए आपके 12-14 साल के बच्चे को कोई हथियार थमा दे और खड़ा कर दे पुलिस के सामने, सीआरपीएफ के सामने लड़ाई के लिए। कल्पना करके देखिए क्या बीतती होगी। तो मैं इस मानवीय पहलू पर आपका ध्यान खींचना चाहता था। दूसरी चुनौती पर हम बढ़ें तो जनजाति समाज को शेष हिंदू समाज से तोड़ना। 32% आबादी है जनजाति समाज की छत्तीसगढ़ में, बड़ा वर्ग है, भोला वर्ग है और सनातन सभ्यता का मूल है जनजाति समाज। उसको तोड़ना है, कई तरीके लगे गए। एक तरीका है आदिवासी हिंदू नहीं है, बताया। कैसे बताया? कई तरीकों से बताया। जनगणना में एक ORP का कॉलम होता है, धार्मिक जनगणना में, अदर रिलीजन एंड परसुएशन, अन्य धर्म कॉलम। अन्य धर्म कॉलम में जनजातीय समाज को प्रोत्साहित किया गया कि आप अन्य धर्म कॉलम में लिखो। संख्या बहुत बढ़ती चली गई। झारखंड में तो स्थिति बहुत ही खतरनाक है। हमने इस पर थोड़ा काम किया तो ध्यान में आया कि ये इसके पीछे चर्च की रणनीति काम कर रही है। चर्च की रणनीति कैसे काम कर रही है जरा यदि हम समझें तो उन्होंने इसी फॉर्मूले को नॉर्थ ईस्ट में पहले कर लिया है। इसको मैंने नाम दिया है 2 स्टेप फार्मूला। 2 स्टेप फार्मूला कैसा है यदि देखें तो, यदि किसी को मुझे, मान लीजिए हितेश जी को मुझे क्रिश्चियनिटी में शामिल करना है अपने साथ, तो मैं उनको कहूँगा कि आप अपने धर्म को छोड़ो, मेरे साथ सीधे शामिल हो जाओ। तो वो एक हेजिटेशन होगा, एक रिबेल होगा, हो सकता है उनकी इच्छा ना हो। लेकिन यदि मैं पहले 2 स्टेप ले लूँ, एक स्टेप में उनको अपने धर्म से अलग करूँ, उनको कहूँ कि तुम हिंदू नहीं हो, उनके जड़ों से उनको काट दूँ, और कुछ दिन बाद जब वो अकेलापन है, वो खालीपन है, तब मैं अपने साथ मिलाने की बात करूँ, तो ये 2 स्टेप फार्मूला है जनगणना का। ORP उनका एक हथियार है 2 स्टेप फार्मूला का। ये एक मामला दिखता है। फिर एक 9 अगस्त की बात आती है, विश्व आदिवासी दिवस। समय कम है, उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। अमेरिका में जो जनजातीय समाज के नरसंहार किए बाहर से आए हुए लोगों ने, उसको यहाँ भी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मूल निवासी दिवस यहाँ मनाने लगे। हम भी कहीं ना कहीं उसके ट्रैप में आ जाते हैं। एक तो मामला ये है कि आदिवासी शब्द जब हम उपयोग करते हैं, जहाँ आदिवासी शब्द कहीं पर भी संविधान में उल्लेखित नहीं है, वहाँ जनजाति शब्द है। और ये आदिवासी शब्द जब मैं अपने को आदिवासी कहता हूँ तो मैं आपको अपने आप बिना कुछ तर्क दिए आपको बाहरी साबित कर देता हूँ। यदि मैं आदिवासी हूँ तो आप बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, ये सीधी सी बात साबित हो जाती है। यही उनका तरीका है। हमने उसका एक काट निकाला, हमने एक अभियान चलाया, हम सब भारतवासी मूल निवासी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बस्तर के जंगलों में एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने हमारा वो कंटेंट एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, हम सब भारतवासी मूल निवासी। उसको 500 लोगों ने घेर लिया रात को और उसको 50,000 का जुर्माना लगाया। आप कल्पना करिए, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। ये स्थिति है, आप उससे उसकी सीरियसनेस समझ सकते हैं। एक तीसरा नैरेटिव जो गढ़ा, रावण आदिवासियों का राजा है, दंडकारण्य उसकी राजधानी रही है। महिषासुर की बात आ गई कि महिषासुर उनका पूर्वज है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये पहलू शायद आपके ध्यान में ना आया हो। रावण का दहन होता है,
दशहरे में। आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को ये समझा दिया कि आपका पूर्वज है रावण, और ये जो लोग हैं तथाकथित सवर्ण समाज के हैं, जातीय समाज के हैं, वो आपको आपके ही पूर्वज का दहन करवा रहे हैं। ऐसी बातें दिमाग में डाल दी। हमको लगता है क्या बड़ी बात है, कुछ लोग रावण के मानने वाले हो जाएं, लेकिन एक गांव की कल्पना करिए अपने मन में। उस गांव में आधे लोग रावण का दहन कर रहे हैं और राम की पूजा कर रहे हैं, और शेष आधे लोग रावण की पूजा कर रहे हैं और राम का दहन कर रहे हैं। एक दशहरे के दिन को छोड़ भी दें तो शेष 364 दिन उनके बीच के सामंजस्य की कुछ स्थिति बन सकती है क्या? उस खींचातानी की आप कल्पना करिए, जो उस गांव में विष डल गया है विभेद का, उसकी आप कल्पना करके देखिए। ऐसी स्थितियां बन गई। मैंने एक कम्युनिस्ट से पूछा, वो मुझे कह रहे थे कि हमने सोचा कि रावण उनका पूर्वज है और वही उसका दहन क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसा सोचा। दंडकारण्य उनकी राजधानी थी, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने उस कम्युनिस्ट से पूछा कि भाई एक बात बताओ, यदि दंडकारण्य यानी बस्तर उसकी राजधानी थी रावण की, तो भगवान राम उसको मारने के लिए और रामेश्वरम क्यों गए और वो पुल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि दंडकारण्य में वो रह रहा था रावण? तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें चल रही हैं। तीसरी चुनौती लिखी है कन्वर्जन की। इस पर हम लंबी नहीं जाएंगे, कुछ एक बातें मैं बताऊं। 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में 2% ईसाई जनसंख्या है, मगर सही ढंग से जो विद्वान उसका आकलन करते हैं तो 7 से 8% की जनसंख्या है। शेष जो 6% है वो अपने आप को छुपा कर रखता है। उन छुपे हुए क्रिश्चियन संख्या को हम क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं। अपनी पहचान बिना बताए वो काम करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, जब इनकी संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, इसके खतरे पर आएंगे हम। मेघालय में एक जनजाति थी ब्रूरियांग। ब्रूरियांग जनजाति ने कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया। 40,000 ब्रूरियांग जनजातियों को बाहर खदेड़ दिया वहाँ के कन्वर्टेड ईसाइयों ने। ये स्थिति बन गई वहाँ पर, खतरनाक स्थिति। फिर बाद में वो 40 साल तक भटकते रहे वो ब्रूरियांग जनजाति। अभी उनको त्रिपुरा में बसाया जा सका, मगर उनको मेघालय अभी भी वापस नहीं ले जाया जा सका। तो इस तरह की बहुत सारी स्थितियाँ बनती हैं। कन्वर्जन के और सामाजिक दुष्प्रभावों की बात करें कि क्या परिस्थिति बनती है, तो एक घर में एक भाई ईसाई बन गया है, एक भाई मूल जनजाति परंपरा को मानता है। दोनों के बीच में आप कल्पना करिए रिफ्ट की। कई ऐसे गांव 2020 में ऐसे ध्यान में आए कि आधा गांव कन्वर्ट हो गया है, आधा गांव अभी तक मूल पद्धति को मानता है। उनके बीच में टकराव हो रहा है। जो कन्वर्ट हो गए हैं वो मूल जनजातीय जो परंपराएं हैं उनको वो बैकवर्डनेस की तरह देखते हैं कि वो पिछड़े हुएपन उनको नज़र आता है, उपहास करते हैं, रिफ्ट बढ़ता है। उसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मेधा पाटकर पहुंच जाती है गांव-गांव में। वो उन ईसाइयों के पक्ष में काम करने के लिए उनको लगता है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है। फिर और भी इस तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। फिर वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग भी एक सक्रिय होने की। इस पर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो समाधान के प्रयास बहुत सारे हो रहे हैं। नई सरकार के आने के बाद कठोरता से निपटा भी जा रहा है और बातचीत का भी क्रम लगाया जा रहा है। बातचीत भी जारी है, बातचीत के प्रयास भी हो रहे हैं। आत्मसमर्पण नीति भी बहुत अच्छी लाई जा रही है। मैं सौभाग्य से उसका प्रत्यक्षदर्शी भी रहा, लेकिन इस पर मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका नेतृत्व करने वाले जो हैं वो अगले सत्र में इस विषय पर बताएंगे ही, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। संभावनाओं की बात करें। पता है, छत्तीसगढ़ के बारे में जब भी बात होती है तो ऐसी छवि आती है, जिसके बारे में सुबह भी बात हुई, ऐसी छवि आती है जैसे भूखे नंगों का राज्य। कुछ लोग पूछते हैं वहाँ घरों में रहते हैं या जंगलों में, कपड़े भी पहनते हैं या नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में दिल्ली में खासकर ऐसी छवि होती है कि रायपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही जैसे वहाँ नक्सली घूमते रहते हैं बंदूक लेकर और आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। ऐसी एक छवि छत्तीसगढ़ की बनती है। तो खैर उसकी चर्चा हुई कि उसका वास्तविकताएं क्या हैं। समय भी कम है और उसकी चर्चा हो गई तो उस पर हम नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्थितियां हैं। सरप्लस पावर है। इसका एक मैं पहलू आपको बताऊं, जो विभिन्न इंडेक्स हैं छत्तीसगढ़ देश भर के, उसमें स्थान आप एक नज़र देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्या रहा। एक विषय करके आगे बढ़ जाऊंगा मैं।
केवल अपने स्थापना के 18वें वर्ष में ही एक क्रिसिल करके देश भर का जो एक इंडेक्स बनता है, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट की सूची में 4थे नंबर पर छत्तीसगढ़ पहुंचता है, केवल अपने स्थापना के 18वें वर्ष में ही। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो 6वें स्थान पर पहुंचता है। गौरवशाली इतिहास की बात करें तो रामायण महाभारत के कई प्रसंगों के साक्षी हैं। फिर कई ऋषियों के वहाँ आश्रम रहे, श्रृंगी, अंगिरा, जमदग्नि, और न जाने कितनी सूची लंबी होती है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जो वहाँ सीता बेंगरा की गुफा है सरगुजा की, वो सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है पूरे भारत की। इसके अलावा और बहुत कुछ हुआ। 16 महाजनपदों में से एक जनपद छत्तीसगढ़ को माना जाता है। फिर कला और संस्कृति में भी अद्भुत छत्तीसगढ़ रखता है, जिसकी अभी समय अभाव के कारण हम चर्चा नहीं करेंगे। एक विषय जरूर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जब हम छत्तीसगढ़ के जो समाज को देखते हैं जब, तो उसकी सरलता, उसकी सहजता देखकर हम उसके बौद्धिक रूप से पिछड़े होने की एक ऐसी हम अपने दिमाग में एक इमेज, एक छवि बना लेते हैं। ऐसी छवि बन जाती है कि वो पिछड़े हुए हैं। जबकि यदि आप उसकी समझ की गहराई नापना चाहें तो छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियों पर, मुहावरों पर यदि एक दृष्टि डालें तो आपको समझ में आएगा कि गहराई क्या है। मैं किसी भी समाज की उसकी समझ की गहराई नापने के लिए लोकोक्तियों को बहुत अच्छा माध्यम मानता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि किल 2 birds विथ 1 stone, और भारत में हम क्या कहते हैं उसी बात को, उसी भाव को, एक पंथ 2 काज, नहीं, एक पंथ 2 काज कहते हैं। और किल 2 birds और एक पंथ 2 काज में आप विचारों के अंतर को समझ पा रहे होंगे। तो एक मैं उदाहरण देता हूँ जरा छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का। राखही राम तो लेगही कौन, लेगही राम तो राखही कौन। मतलब राम रखेगा तो कौन ले जाएगा, और राम यदि ले जाना चाहे तो कौन रख सकता है। आप इस गहराई को समझे जरा। एक और उदाहरण देकर इस पर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा के जोगी मठ उजार, ज़्यादा के जोगी मठ उछार, मतलब एक मठ में यदि ज़्यादा सन्यासी हो गए तो उसका उजड़ना तय है। मतलब किसी काम में आवश्यकता से ज़्यादा लोग लग गए हैं तो उस काम का नुकसान, गड़बड़ होना पक्का है। आप इसकी गहराई समझिए वहाँ की समाज की कितनी। एक आम जन से जुड़ी हुई एक और विषय आपको मैं बांटना चाहूँगा। एक घटना, एक गांव है, एक जिला है, वहाँ एक स्कूल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है खेल की। बहुत सारे स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। वहाँ पास में, उस मैदान के पास में कुछ पेड़ हैं, पेड़ों पर मधुमक्खियाँ हैं। मधुमक्खियाँ हमला करती हैं और कुछ बच्चों को काट लेती हैं। बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बच्चे बड़े आराम से बैठे हैं और आयोजक बड़ी चिंता में हैं कि अरे अब कल का क्या होगा, कल कैसे खेल होगा। बच्चे कहते हैं चिंता मत करो, हमने अपने बैगा को बुला लिया है, वो बैगा फूंक मारेगा और मधुमक्खियाँ नहीं उड़ेंगी। अरे वाह, ये उनको बात समझ में आती नहीं। अगले दिन बैगा आता है, वो फूंक मारता है, दिन भर मधुमक्खियाँ उड़ती नहीं। वो मंत्र पढ़ता है, दिन भर मधुमक्खियाँ नहीं उड़ती। बहुत खुश हो जाते हैं आयोजक। वो कहते हैं कि 2 दिन और है हमारा खेल, आप फूंक मार दो, 2 दिन ना उड़ें वो। समझ देखिएगा जरा। वो बैगा कहता है मधुमक्खियों को अभी भोजन वोजन करना है कि नहीं, उनका वो भूखे कैसे रहेंगे। तो मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ कि 2 दिन उनको उड़ने से रोक दूँ। 1 दिन उड़ने से रोक दिया बहुत है। आप समझ की गहराई की तुलना करिए। अब ये असली छत्तीसगढ़ है जो हमने बात की। एक विकसित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, सभी मायनों में, इतिहास में भी, वर्तमान में भी विकास के नए पैमाने तय करता हुआ छत्तीसगढ़, नहीं। लेकिन छवि कैसी है, हम क्या देख रहे हैं दिल्ली से उस छत्तीसगढ़ को। मुझे एक छोटी सी घटना, एक कहानी याद आती है। यूनान की कहानी है, इसी से जुड़ी हुई है। यूनान में एक बेटा अपने बेटे को लेकर जाता है एक संग्रहालय में। संग्रहालय में एक झरोखा है, उस झरोखे में के अंदर एक घुड़सवार है जो घोड़े पर बैठा हुआ है, उसकी मूर्ति है। वो अपने बच्चे को दिखाता है और कहता है देखो ये एक बहुत बड़े वीर थे, बहुत सारे उन्होंने युद्ध लड़े, बड़े पराक्रम किए। बेटा देखता है, पिता से कहता है पिताजी मैं तो समझ गया ये बात, लेकिन उनके पीठ पर कौन बैठा हुआ है। पिता बता रहे हैं किसके बारे में, घुड़सवार के बारे में। बेटा देख किसको रहा है, झरोखे से घोड़े को देख रहा है, नहीं।
तो हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो वास्तविक है। हम देख क्या रहे हैं? जो हम देखना चाहते हैं। हम नक्सल प्रदेशी मानते हुए बैठे हुए हैं। तो बात क्या है, हमें चाहिए क्या आपसे? हम सीधे उस पर आते हैं। दिल्ली से आपसे हम छत्तीसगढ़ वासियों की अपेक्षाएं क्या हैं? छत्तीसगढ़ में चुनौतियां हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हैं। चुनौतियों के समाधान करने के प्रयास हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं प्रयास। अच्छा, परिणाम आ रहे हैं क्या समस्या के समाधान के? बिल्कुल परिणाम आ रहे हैं, धीरे धीरे, उसकी गति से, जैसे आने चाहिए। अच्छा, संभावनाएं क्या हैं? अनंत संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ की। एक विकसित राष्ट्र, समृद्ध राज्य बनने की पूरी संभावनाएं हैं उसकी। बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो समस्या कहाँ है? हम बात क्यों कर रहे हैं जब सब कुछ अच्छा हो रहा है? तो एक बड़ी कमी है जिसके बारे में आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। वो है छत्तीसगढ़ में एक हीन भावना है जो निकल ही नहीं रही है बाहर। अपने आप को कमज़ोर मान लेने की एक छत्तीसगढ़ में एक भावना है जो मैंने अनुभूति की है अपने जन्म से लेकर अभी तक। उसके पीछे कारण क्या है? क्यों है ये हीन भावना? उसकी हीन भावना के पीछे कारण है बार बार हमेशा उसके केवल नकारात्मक पक्षों पर ही चर्चा होना, उस पर ही लिखना, उस पर ही बातें करना। ये मूल कारण है छत्तीसगढ़ की उस हीन भावना का। एक समोसा बेचने वाली की कहानी मुझे ध्यान में आती है। एक समोसा बेचता है गांव में, एक नगर में। वो आदमी, अच्छे समोसे बिकते हैं उसके, ठीक चल रहा है जीवन। उसका बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़कर वापस जाता है घर, और उसको देखता है पिता तो बहुत सारे समोसे बना रहे हैं। वो कहता है, आपको समझ में नहीं आ रहे, अमेरिका में मंदी है और आप इतने सारे समोसे बना रहे हैं। पिता बोलता है, ये क्या बात कर रहा है? समझ में नहीं आती उसको बात। रोज रोज वही बात करता है बेटा कि पता नहीं आपको अमेरिका में मंदी है, आप इतने सारे समोसे बना रहे हैं। धीरे धीरे पिता को समझ में आता है कि बात तो ठीक है, मंदी है तो कैसे इतने सारे बनाए। धीरे धीरे मात्रा कम करता है। एक दिन ऐसा आता है कि दुकान बंद हो जाती है। बार बार जब कोई बात कही जाती है तो मन पर असर करती है। बार बार जब छत्तीसगढ़ के नकारात्मक पक्षों को ही उठाया जाता है तो छत्तीसगढ़ के मानस पर असर करती है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है, और वही हो रहा है हमारे साथ। तो ये राज्य हमारा विकसित होने का प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए पूरे जोर लगा रहा है। सरकार भी अपना प्रयास कर रही है। आपसे क्या चाहिए? आपसे क्या अपेक्षा है? हमें क्या चाहिए? हमें पहली चीज़ जो चाहिए हमें वो है कि इसकी सही छवि देश के सामने ले जाया जाए। जैसे अभी आज सुबह से हमने बहुत सारे उसके सकारात्मक पहलुओं पर बात की। बहुत सारे देखे बात कि भाई एल्यूमिनियम में पूरा 100% वो देश को जितना एल्यूमिनियम है वो छत्तीसगढ़ दे रहा है। उसकी चर्चा हम कहाँ सुनते हैं? यहीं आज सुनने को मिली। कौन से पेपर में, कौन से मीडिया में वो बात आती है सामने? तो छत्तीसगढ़ के उन सही पक्षों को हम उभारें ना। एक शिकायत भी है मुझे आपसे। शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि एक पूर्वाग्रह का चश्मा पहन लिया है हमने। पहले से मान लिया ऐसा ही है। दिल्ली में बैठकर हम लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसा है। आइए जरा छत्तीसगढ़, घूमिए जरा वहाँ, देखिए, जो दिखे वही लिखिए। और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, जो दिखेगा वो लिखेंगे आप, तो हमारा जो एक हीन भावना है हमारी, वो अपने आप स्वतः ही तिरोहित हो जाएगी। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल उतना ही करने से पर्याप्त है। दूसरी अपेक्षा क्या है? ये पहली हो गई। दूसरी बात क्या है? माओवाद, हम सबको मालूम है कि केवल वो लड़ाई हथियार से नहीं लड़ी जा सकती। वो एक साइकोलॉजिकल वॉर है, वो एक इंफॉर्मेशन वॉर है, वो एक वॉर ऑफ नैरेटिव है। उसी के तहत उन्होंने अपनी छवि कैसे बनाई कि वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गरीब के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच में हम सबको मालूम है वो सच नहीं है। असलियत क्या है? एंटी वोमेन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी ट्राइबल उनकी क्षमता है, उनका काम है। वो छवि पहुंचाएगा कौन समाज तक? कैसे ले जाएंगे वो चेहरा? हम लड़ रहे हैं, वो वहाँ कंट्रोल कहाँ है? दिल्ली में है। उनका कंट्रोल कहाँ है? बंदूक वहाँ है, बारूद कौन भर रहा है? दिल्ली में भरा जा रहा है। तो ये मामला, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आपके सहयोग के बिना हम नहीं जीत सकते। इसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ दूं इसमें कि ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है
ये जो वहाँ हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक टेररिज्म है। तो एक मेरा आग्रह है आप सबसे कि उसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद जैसा छोटा शब्द उपयोग करने के बजाय हम उसे प्रॉपर शब्द जो उसके लिए है कम्युनिस्ट टेररिज्म, हम वो उपयोग करें, तब उसके साथ न्याय सही ढंग से होगा। कन्वर्जन की बात तीसरी चीज़ आपसे चाहिए, क्या है वो? कन्वर्जन के दंश से पीड़ित है। एक बार देखिए तो सही कि ये जनजातीय समाज जो नीचे हजारों की संख्या में निकलकर आंदोलन कर रहा है डीलिस्टिंग की मांग को लेकर, डीलिस्टिंग कानून की मांग को लेकर, वो क्यों कर रहा है? क्यों चाहिए उसको डीलिस्टिंग का कानून? एक बार जाकर समझिए तो जरा, एक बार सरगुजा बस्तर के उन जनजाति बहुल क्षेत्रों में जाइए तो जरा देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि जनजातीय समाज ने बड़ी संख्या में सरगुजा में, बस्तर में आंदोलन किए। दुखद बात यह है कि दिल्ली छोड़िए, रायपुर तक की मीडिया ने उसको पर्याप्त कवरेज नहीं दिया, जबकि कितना महत्व की बात थी। एक उसी में ही और विषय जोड़ दूं मैं, महिषासुर की बात आई। अच्छा, ये महिषासुर जनजातीय समाज का पूर्वज है, ये बताया किसने? आपके दिमाग में आएगा उत्तर, हाँ जनजातीय समाज ने बताया होगा। अपने पूर्वज के बारे में दूसरा कौन बताएगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1972-73 में इसी दिल्ली में जेएनयू ब्रिगेड की एक बैठक होती है। उस बैठक में वो तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी बैठते हैं, वो तय करते हैं बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी आधार के कि महिषासुर जनजातीय समाज का पूर्वज है। उस पर थीसिस लिखे जाते हैं, उस पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उस पर गोष्ठियाँ होती हैं इस तरह की। अभी तक बस्तर वालों को पता नहीं चला है कि वो महिषासुर उनका पूर्वज है। उसके ऊपर और कार्यक्रम होते हैं, मीडिया में बात होती है। फिर जब पूरी तैयारी हो जाती है तो धीरे धीरे ये विषय बस्तर तक पहुंचाया जाता है, उनको बताया जाता है तुम्हारा जो पूर्वज है वो महिषासुर है। आप एक किताब पढ़ सकते हैं, अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, महिषासुर एक जननायक। आप समझ जाएंगे कि कहानी कैसे बढ़ाई गई, कहाँ से आई, कैसे आई। मैं इसको एक लाइटर नोट पे कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो वायरस बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं हमारे लिए, बहुत सारे वायरस, वो दिल्ली की लैब में तैयार किए हुए हैं। तो आपसे मैं आग्रह कर सकता हूँ कि भाई वैक्सीन देने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी, क्योंकि तैयार यहाँ की लैब में हुआ है ना। जो एक दुर्जन बौद्धिक शक्ति है यहाँ की, उन्होंने जो समस्याएं खड़ी कर दी हैं, तो जो यहाँ इस सभागार में बैठी हुई सज्जन बौद्धिक शक्ति है, उसकी जिम्मेदारी बनती है ना समाधान की। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या क्या आपसे हमें अपेक्षाएं हैं सही पहुँचाना। अच्छा, एक बात और उसमें जोड़ दें, ये कार्यक्रम बहुत सार्थक है, और सार्थकता यदि हम बढ़ाएं तो ये 3 चीज़ें यदि हो पाएँ तो बहुत अच्छी होंगी। समय अभाव में मैं इसे नहीं जोड़ रहा। एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाए, जो यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, वो छत्तीसगढ़ ग्राउंड विजिट के लिए वो एक हम व्यवस्था बना दें कि नियमित रूप से वो ग्राउंड विजिट हो उनका। और तीसरी, छत्तीसगढ़ फ्रेंड सोसाइटी, यहाँ के जो अच्छे सकारात्मक लोग हैं, उद्योगपति हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, यदि उनकी एक छत्तीसगढ़ फ्रेंड सोसाइटी बना पाएँ हम, जो छत्तीसगढ़ की हित चिंता करें इस जगह पर, तो इस कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाएगी। अंत करने से पहले एक कविता की 4 लाइनें मुझे ध्यान में आ रही हैं, जो शायद प्रासंगिक होंगी इस कार्यक्रम की दृष्टि से भी। एक व्यक्ति हताशा में बैठ गया था। हताशा में छत्तीसगढ़ नहीं है, मगर चुनौतियां हैं, इसलिए ये प्रासंगिक है ये पंक्ति। एक व्यक्ति हताशा में बैठ गया था, मैं उसके पास गया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, मगर हताशा को जानता था। मैंने हाथ बढ़ाया, वो मेरा हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, मगर हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, हम दोनों साथ चले। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर साथ चलने को जानते थे। तो आपसे आग्रह है साथ चलने का। आप सबने बहुत धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।